प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है 2023 का, इसका मैं फुल सॉल्यूशन आज लेकर के आया हूं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का बताइए और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताइए, जैसे हम लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊँगा, बस वीडियो को अंत तक आप लोग वॉच करिएगा। सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और सारा प्रश्न आंसर आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक एक प्रश्न के बारे में अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग लिख करके रखते जाइएगा और मेरे संग संग में आप लोग रिपीट करते चलिएगा, ताकि जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि उत्पादन और किसके जरिए, तो तकनीकी के जरिए, मतलब मशीनीकरण से। तो जिस समय मशीनीकरण से कोई भी उत्पादन अगर किया जाता है, तो सबसे पहला मन में क्या डाउट होता है कि हम लोग कैसे उत्पादन करें। क्या मन में डाउट होता है कि हम लोग कैसे उत्पाद करें या कैसे उत्पादन करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, जो यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो सामान्यतः एक उदासीनता वक्र का आखिर उसका आंसर क्या होता है। तो याद रखिएगा, सामान्य उदासीनता वक्र हम लोग किसे कहेंगे, जब मूल बिंदु की ओर उत्तल होगा। क्या होगा, तो मूल बिंदु की ओर क्या होगा, तो उत्तल होगा। ठीक है, आप लोग आंसर को याद करते चलिए और लिखते चलिए, ताकि मन में डाउट ही ना उत्पन्न हो। ठीक है, आप लोग जल्दी से याद कर लें, क्योंकि फाइनल परीक्षा में यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मॉडल पेपर पढ़ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर मॉडल पेपर आप लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, तो फिर आप लोग बहुत ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करते चलिए, और मेरे इस चैनल में आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर है, सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आप लोग मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ जो देख लीजिए 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो एक मांग वक्र की जो ढाल होती है वो कैसी होती है, तो हमेशा ऋणात्मक में होती है। ठीक है, आप लोग आंसर को याद करते चलिए। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच पर क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक ही होता है। क्या होता है कि कीमत लोच जो होता है ना, वो एक ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार की होता है। आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा जो वक्र आकार होगा ना, यू उल्टा, मतलब यू जो होगा उल्टा आकार का दिया हुआ रहता है। तो आखिर यह किसका अर्थ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, औसत उत्पाद का अर्थ होता है। ठीक है, उल्टा यू किसका अर्थ होता है, तो औसत उत्पाद का अर्थ होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उत्पादन फलन Q बराबर ए एल अल्फा और इंटू के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप क्या होता है, तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट माइनस लगाते हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। आप लोग प्लस पे टिक लगाइएगा, तब जाके आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है, तब औसत लागत क्या होता है। तो याद रखिएगा, औसत लागत हमेशा घटती जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो कुल स्थिर इसमें होता है। ठीक है, तो कुल स्थिर में बिल्कुल स्थिर उसका जो लागत होता है वो नहीं होता है, और डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म की कीमत स्वीकार होता है। एक ही फर्म की स्वीकार उसमें किया जाता है कि हाँ, आप जितना में बेचिएगा मैं भी उतने ही दाम पे बेचूंगा, बस इस तरह से। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता होगा। क्या होगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता होगा। आप लोग लिखते चलिए और याद करते चलिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि
एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग याद रखिएगा एम आर बराबर एम सी होता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद करके रख लेना है, जो इसकी मांग की जो लोच होती है वो बिल्कुल 1 से अधिक होगी। क्या होगी? तो 1 से अधिक होती। गलत गलत, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, मतलब 1 से कम होता है। क्या होता है? तो 1 से कम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि एकमुश्त कर लगाने से, याद रखिएगा, एकमुश्त कर लगाने से किसी भी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो उसका जो प्रभाव होता है ना, वो पूर्ति कम हो जाती है। उसकी क्या होती है? तो पूर्ति कम हो जाती है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो बाजार संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है कि संतुलन कीमत एवं संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी। क्या होगी? तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में क्या होगी? तो वृद्धि हो जाती है। सी करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आधिक्य मांग की स्थिर में कीमत में प्रवृत्ति होती है। तो आधिक्य मांग की स्थिर में कीमत में परिवर्ती होती है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, वृद्धि होने पर। क्या होगा? तो वृद्धि होने पर। जब वृद्धि होती है तभी तो उसका मांग बिल्कुल स्थिर होता है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आधिक्य पूर्ति की स्थिर होती है जब जब क्या होता है? तो जब डी से बड़ा एस हो जाता है। क्या होता है? जब डी से बड़ा एस हो जाता है, तब जाकर के आधिक्य पूर्ति की स्थिर उसकी जो मांग होती है वो बिल्कुल एक जगह में टिका हुआ रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाजार संतुलन पर संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है और संतुलन मात्रा में कमी हो जाती है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। आप लोग ये आंसर याद करते चलिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि एक अधिकार, यहाँ पर दिया हुआ है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर एक ही तो होगा, क्योंकि एक इसीलिए होता है क्योंकि अधिकतम कुल आगत के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग जब कीमत लोच में वृद्धि होती है तो उसका मांग जो होता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, आप लोग जीरो पे टिक नहीं लगाइएगा, ना कि 1 से कम होता है ना कि 1 से अधिक होता है। कितना होता है? तो बस 1 ही होता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि द्वैधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। तो याद रखिएगा द्वै अधिकार में विक्रेताओं की जो संख्या होती है वो 2 होगा। कितना होगा? तो 2 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो विभेदीकरण वस्तुओं का उत्पादन कब होता है? जब एकाधिकृत प्रतियोगिता एक सामने आकर के खड़ा होता है, तब इस तरह का काम होता है। इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा उस पुस्तक के जो लेखक हैं उसका नाम है जे एम केन्स। क्या नाम है? तो जे एम केन्स नाम है, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है। तो जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है सर? तो याद रखिएगा उसका जो संबंध होगा हमेशा हाँ, जीडीपी बराबर एनडीपी का जो मूल्य ह्रास होता है प्लस में लग जाएगा, मतलब जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होता है। तो उस वस्तु का नाम है इनमें से सब होगा। क्यों? क्योंकि गेहूं से चपाती भी तो बनता है, बिस्कुट भी बनता है और ब्रेड भी बनता है।
तो हर एक जगह में आटा का ही तो प्रयोग होगा, इसीलिए सब आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, तो कब उसका मूल्य शामिल नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा जब प्रयुक्त कार का बिक्री बिल्कुल मूल्य होगा। ठीक है, प्रयुक्त कार्य का जो मूल्य होता है वो बिल्कुल ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। तो जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, क्या तरीका है, तो याद रखिएगा मूल्य वृद्धि विधि से होगा, आय विधि भी होता है और व्यय विधि भी होता है। मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था। तो याद रखिएगा 2016 में विमुद्रीकरण के जरिए से जो आखिर ऐसा नोट था जिसको बाजार प्रचलन से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था, बताया गया था कि इस नोट को अब बंद किया जाए। तो इस तरह से तो 26 नंबर का आंसर आप लोग देख लीजिए 500 रुपया का और 1000 रुपया को बंद किया गया था। कब किया गया था सर, तो 16 में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा 2016 में किया गया था। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का बिल्कुल नहीं होता है। तो केंद्रीय बैंक का बिल्कुल नहीं होगा तो कौन वाला होगा, तो आंसर याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा जनता से जमा स्वीकार करना, ये नहीं होता है। बाकी यहाँ पर मुद्रा निगम होगा, खाद्य निगम भी होगा और यहाँ पर देख लीजिए सरकार का बैंक भी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा मुद्रा निर्गमन भी होगा, साख नियंत्रण भी होगा और सरकार की बैंक होता है। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन वाला है, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत का एक राष्ट्रीय बैंक आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। और आगे यहाँ पर देखिए जो 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी होती है। तो तरल मुद्रा में आप लोग M1 को टिक लगाइए, बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी को तरल मुद्रा कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 30 नंबर का प्रश्न है कि उपभोग फलन C बराबर A प्लस B बाय, मतलब बी वाई में प्रेरित उपभोग होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए y के साथ में b क्या है, तो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर b होगा। क्या होगा, तो b होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि MPC प्लस MPS क्या होता है इसका मान, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए जिसमें एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि स्वायत्त निवेश की रेखा कौन वाला होगा। तो कौन वाला होगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ y का है, यहाँ पर x वाला लाइन है और यहाँ पर मूल बिंदु है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो f का लाइन दिया हुआ है ये बढ़ रहा है और यहाँ पर b का लाइन भी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर C और D जो है एक जगह में स्थिर है। तो स्थिर है तो इसी को तो कहा जाता है स्वायत्त निवेश। तो याद रखिएगा कौन वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है C और D बिल्कुल सही होगा, मतलब C ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा, तो उसका जो गुणक का मान है वो 2.5 होगा। क्या होगा, तो 2.5 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो कौन वाला प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में नहीं आएगा, तो देख लीजिए वस्तु एक सेवा कर, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ये वाला होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है। तो सार्वजनिक का मतलब होता है जिसमें सब कोई
सब कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर सड़क होगा, क्या होगा? सड़क होगा। सड़क का इस्तेमाल सब कोई कर सकता है। लेकिन अगर कोई गाड़ी खरीदा है तो किसी दूसरे को चलाने देगा? नहीं देगा, इसलिए सड़क होगा। सड़क बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 36 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो देख लीजिए जीएसटी जो लागू हुआ था लगभग 2017 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और अगर इसके बारे में आपको लोगों को आंसर अगर कुछ और मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को आखिर क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि व्यापार संतुलन क्या होता है? तो व्यापार संतुलन हम लोग किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा जब निर्यात और आयत का अंतर होता है। क्या होता है? तो जब निर्यात और आयत का अंतर होता है तो वही तो होता है व्यापार का संतुलन। ठीक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 39 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। 39 नंबर का प्रश्न है कि यदि कोई भारतीय किसी भी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, याद रखिएगा कोई भी भारतीय चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, मतलब चाइना में मोबाइल कंपनी को खरीद लेता है, तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ और दर्ज उसे किया जाएगा? कहाँ पर दर्ज किया जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा उसका जो दर्ज होगा ना उसे हम लोग कहेंगे कि पूंजी खाते के डेबिट मदद से वह जाएगा। मतलब देखिए पूंजी खाते के डेबिट मद में होगा। कैसे? तो हम लोग उसे तो खरीद लेंगे लेकिन उतना पैसा कैसे, किस कारण से देंगे, कैसे करके? तो डेबिट कार्ड से उसे भुगतान किया जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो चालू खाते का एक घटक कौन वाला होगा? जब वस्तुओं का निर्यात होगा तो ये होगा चालू खाते का घटक। ठीक है, और इसी के साथ आज 40 प्रश्न सॉल्व हो चुका है और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो आप लोग वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।